हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए सर, आज क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए जी, पीजीटी कॉमर्स की झारखंड जेएसएससी की आ गई है आपकी डेट, और डेट है कब से, 18 से। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बारी कर लेना चाहिए। तो आज हम 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे ही 3-4 क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज आइए शुरू करते हैं 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स की। रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले का भी सिलेबस सेम है, तो अगर आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो लगा लेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो चलते हैं, कहां चलते हैं, क्लास में। देखिएगा जी, सबसे बड़ा बात, सबसे पहला चीज क्या, आपको ज्वाइन कर लीजिए आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको क्या मिल जाएगा सर, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का टेलीग्राम चैनल। प्लस अगर कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये बटन अगर आप दबा दें तो फिर ज्यादा ही बेहतरीन हो जाए ना। क्या करने वाले हैं हम, पीजीटी कॉमर्स के जो लास्ट ईयर आए हुए सवाल हैं, उन सवालों को, लास्ट ईयर मतलब जिस बार आपका एग्जाम हुआ था उस बार के सवाल हम करने वाले हैं। आइए तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, पहला नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। देखिए जी, प्रोमिसरी नोट का कहने का मतलब होता है कि जब एक प्रॉमिसर प्रॉमिस कर रहा होता है कि जो आने वाला टर्म है, जो मैं आपको इस जो चीज ले रहा हूं उसके बिहाफ में पे करूंगा, है ना, तो पे करूंगा। अब आइए देखिए पहले क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा पूजा प्रोमिसेस टू पे 5000 टू नेहा इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब देखो, टेलीफोनिक मतलब फोन पे बातचीत करते हुए नेहा को पूजा क्या कर रही, प्रॉमिस कर रही है कि भाई पैसा देगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। प्रॉमिसरी नोट हमेशा क्या होना चाहिए सर, रिटर्न होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है मिस्टर शाह राइट्स टू जय, जय को लिखते हैं आई विल पे 5 lakhs टू यू 15 days आफ्टर दी डेथ ऑफ योर फादर। क्या बात करो सर, अभी तो कुछ लोग तो एग्रेसिव हो जाएंगे कि किसी के पापा का डेथ के बाद का बात कर रहा है, पैसा देगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा बच्चा, रुक जाते हैं इसमें भी। चलो नेक्स्ट चले। कह रहा है मिस्टर शर्मा राइट्स टू हिज ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन को लिखते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आई प्रॉमिस टू यू पे यू 10 लाख, 10 लाख रुपए आपको देंगे इफ यू मैरी दीपा, अगर आप दीपा से शादी कर लोगे तो ये क्या करेगा, 10 लाख रुपए दे देगा अपना पोता को। बताओ बताओ, दादाजी ऐसे ही होने चाहिए नहीं, लेकिन नालायक ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर में करने वाला जो काम है ये कंडीशनल है। कंडीशनल चीज पे आपका प्रोमिसरी नोट नहीं लगता है। जो प्रोमिसरी नोट है वो अनकंडीशनल होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, प्रोमिसरी नोट के, आगे देखेंगे। बिलीव राइट्स और टू अशोक आई ओ यू, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर निकल के खुद आ गया, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर आंसर। आप इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है मिस्टर शाह राइट्स टू जय, है ना। मिस्टर शाह कौन है, कोई भी है, एक इंसान है जो जय को कह रहे हैं, लिखते हैं कि आई विल पे टू यू 5 lakhs 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर, मतलब 15 दिन जैसे डेथ होगा आपका पापा का, उसके 15 दिन के बाद 5 लाख रुपए वो पे करेंगे। इस बात देखिए, डेथ तो सर्टेन चीज है ना, डेथ तो होना है, किसी का भी ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। देखिए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, प्रॉमिसरी नोट, शुड बी इन राइटिंग, प्रॉमिस टू पे, शुड बी इन राइटिंग, प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर, है ना, साइंड बाय द मेकर, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, मनी ओनली पे करने का होना चाहिए। नंबर, प्लेस, डेट यूजुअली फाउंड, मे बी इन पेबल इंस्टॉलमेंट्स, ये हो सकता है, ठीक है। इट मे बी ड्यूली स्टैम्प्ड इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट, तो ये हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जी सेकंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलें, बिल्कुल चलिए सर। कह रहा था नंबर ऑफ बैंक दैट वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980 वाज रिस्पेक्टिवली। तो भैया ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी जानता हो कि इंदिरा गांधी के टाइम में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 को, और 6 बैंक राजीव गांधी ने लास्ट में 1980 में नेशनलाइज कर दिया गया था। इसका जो वैल्यूएशन था ना, एक बात ध्यान रखिएगा,
ठीक है। ये 500 करोड़ रुपए का था कि भाई साहब 1980 में जो बैंक होंगे कितना एसेट होगा उनका 500 करोड़, और पहले शायद 100 या 50 एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 14 और 6। नेक्स्ट चलें जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री or a concerted refusal or refusal understanding to a continue work or to accept employment is known as। अब देखिए भाई एक आदमी काम कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, वो काम करने के बाद भाई काम करते करते कोई ऐसा रीजन हो जाता है जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता है काम करना, क्या बोलेंगे उसको? 4 टर्म है, रिट्रेचमेंट बोलेंगे कि क्लोजर बोलेंगे कि लॉकआउट की स्ट्राइक। देखिए इससे इसको समझने के लिए पहले हम उसके टर्म को समझ लेते हैं, आइए फिर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब फॉर इकोनॉमिक रीजन। अगर किसी इकोनॉमी में किसी रीजन की वजह से परमानेंट टर्मिनेशन हो जाए, परमानेंट के लिए हटा दे, तो उसको बोलते हैं रिट्रेचमेंट। चटनी जैसे देखा होगा आपने कि किसी मान लीजिए कि कोरोना में बहुत सारे लोगों को जॉब चला गया, तो इकोनॉमी में कोई रीजन था, इसकी वजह से क्या हुआ, जॉब चला गया, तो रिट्रेचमेंट हो रहा था, बहुत सारा छटनी हो रहा था। क्लोजर होता है कि आपका टोटली क्लोज हो जाना। लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी, मतलब एक एम्प्लॉयर मतलब जॉब देने वाला खुद ही क्या करता है, बोलता है भाई साहब अब मेरे पास काम ही नहीं है तो तुमको काम क्या देंगे। तो एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई एम्प्लॉय को रखने के लिए नहीं कहा गया हो तो उसको कहते हैं लॉकआउट। और स्ट्राइक होता है जब कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए मना कर देता है, चाहे वो किसी भी रीजन से, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्ट्राइक। क्यों? क्योंकि यहां पे भी लिखा है ये देखो कह रहा है कंसेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ ए पर्सन, किसी एक पर्सन के द्वारा जो एम्प्लॉयड है इन एन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय है एक पर्सन, उसके द्वारा रिफ्यूजल या रिफ्यूजल अंडरस्टैंडिंग टू कंटिन्यू वर्क। देखो इनकार कर दिया गया कि भाई वो कंटिन्यू नहीं करेगा काम को, और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इज नॉन, और या तो फिर वो रोजगार लेने से मना कर दिया या फिर वो काम को कंटिन्यू करने से मना कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ सिस्टम 1 लिकर्ट सजेस्टेड दैट लीडरशिप, 4 सिस्टम दिए हैं है ना, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, आगे देखेंगे। तो ये 4 सिस्टम में से पूछा कि सिस्टम 1 में जो लिकर्ट सजेस्ट किए हैं, लिकर्ट ने क्या क्या सजेस्ट किया, पहले आइए देखते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे। देखिए लीडरशिप वेरिएबल की बात की है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4 में इन्होंने सजेशन दिया है किस चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को लेकर दिया। तो सिस्टम 1 में क्या बोला है, बोला सोज नो कॉन्फिडेंस एंड नो ट्रस्ट इन टीम मेंबर। नो, ना ही कॉन्फिडेंस रहता है इनको और ना ही ट्रस्ट रहता है अपने टीम मेंबर पर। इसको ऑटोक्रेटिक मॉडल बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब खुद ही अपने आप पे बिलीव करने वाले हैं, इनको टीम मेंबर पर और ना कॉन्फिडेंस रहता है ना भरोसा रहता है। अब आइए ऑप्शन में, मैं इसके बाद फिर पूरा पढ़ाऊंगा। सिस्टम 1 में क्या बोला, नो कॉन्फिडेंस नो ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट। ये देखो 3rd नंबर में ये लिखा है ना कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा और कोई ट्रस्ट नहीं होगा, सबऑर्डिनेट मतलब अपने नीचे वाले लोगों के बीच में, बाकी सब तो गलत हो जाएंगे। क्या सफिशिएंट कॉन्फिडेंस ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट अलग में होगा, कंप्लीट ये देखिए ये तीनों अलग अलग जगह पे होगा। कहां होगा आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस होगा ट्रस्ट बट एज ए मास्टर टू सर्वेंट, या ट्रस्ट होगा बट पूरी तरीके से नहीं होगा। सिस्टम 3 में डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस होगा और ट्रस्ट रहेगा, स्टिल कीप कंट्रोल डिसीजन। देखो यहाँ पे ट्रस्ट जरूर होगा बट डिसीजन अपने पास ही रखेंगे। और डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि पूरी तरीके से इन पे कॉन्फिडेंस भी होगा और ट्रस्ट भी होगा टीम के प्रति। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, जब ये पूछा गया है तो ये दोनों भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप इजी से पढ़ पाएंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 में चलें, है ना। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है अ वर्कर हु डिसलाइक हिज करंट जॉब, जो अपने करंट जॉब को डिसलाइक करता है, ऑल्सो फाइंड द अल्टरनेटिव ऑफ आइदर क्विटिंग और चेंजिंग द करंट जॉब। और उसके पास ऑप्शन भी है कि जो क्विट करेगा जॉब या चेंज करेगा जॉब वो भी क्या है, लेस अट्रैक्टिव है एंड लीस्ट प्रेफर्ड इज इन द स्टेट ऑफ। देखिए 2 तरह की चीजें, बात समझिएगा। एक वर्कर है जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, वहां भी उसको जॉब पसंद नहीं है, ठीक है, वहां जॉब पसंद नहीं है, लेकिन उसको जो नया जॉब मिलने वाला है ना वो भी जॉब उसको क्या लेस अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब वहां भी उसको पसंद नहीं है। तो एक ऐसा सिचुएशन जहां दोनों जगह
उसको डिमोटिवेशन या बोल सकते हैं इसको डिस्ट्रैक्शन फील होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अवॉइडेंस मतलब दोनों जगह अवॉइड कर रहा है, वहां भी और यहां भी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आइए अब जो 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसकी चर्चा करते हैं। कह रहे कॉन्फ्लिक्ट क्या है? परसीव्ड इनकैपेबिलिटी, एक्शन, गोल और आइडियाज। अगर भाई साहब जब आप 2 लोग मिलते हैं, ठीक है, और उसके एक्शंस नहीं मिलता, जैसे मैं जो काम कर रहा हूं, सामने वाला जो काम कर रहा है वो मिलेगा नहीं, उसके गोल नहीं मिलेंगे, उसके आइडियाज नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब वो कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा? बोल रहा है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जहां पे उसके पास ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है और दोनों उसके लिए अच्छे हैं, तो उसको बोलेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस क्या होगा? बोलेंगे जहां 2 ऑप्शंस मिले और दोनों उसके लिए क्या है? खराब है, वो सोच रहा है ऐसा कि उसके लिए खराब है, उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। और अप्रोच और अवॉइडेंस क्या बोलेंगे कि पहला वाला जहां काम कर रहा है वो बिल्कुल उसके लिए सही है, लेकिन दूसरा वाला जो काम कर रहा है वो उसके लिए नेगेटिव है, उसको बोलेंगे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। बात समझ में आ गया? जी सर। चलिए आप पढ़ लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब चलें। जी सर चलिए आइए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बिल्कुल सही नहीं है, अबाउट द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI जो है उसके बारे में बोला कि कौन सा चीज सही नहीं है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इट इज अनसिक्योर्ड लेंडिंग बोरोविंग अरेंजमेंट बिटवीन RBI एंड द बैंक्स। क्या बात करो यार, यही तो गलत स्टेटमेंट है, अनसिक्योर्ड थोड़ी है, ये तो सिक्योर्ड है ना जी। तो ये क्या हो गया? गलत, यानी कि इसके लिए यही आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए, है ना, यही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अजम्पशन फॉर द पोर्टर एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। देखिए इन्होंने बोला, इनका कहना है इफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड और सेटिस्फैक्शन। उन्होंने पढ़ाया भी है, आप अगर नहीं देखिए तो जाकर देखिए उस चीज को मोटिवेशन वाले में। तो उन्होंने बोला इफर्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से मोटिवेशन मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मोटिवेशन मिलता है। इफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड और सेटिस्फैक्शन, और तब जाके मिलता है क्या? मोटिवेशन। ये देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा सही नहीं है। क्या बोला? कौन सा सही नहीं है ना। तो आइए देखते हैं। कह रहा ऑल इंडिविजुअल्स आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स हु मेक कॉन्शियस डिसीजंस अबाउट देयर बिहेवियर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सही नहीं, ये तो सही लग रहा है भाई, बिल्कुल सही है। कह रहा है इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर रिलेटिंग टू इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के हिसाब से ये हमारा बिहेवियर मैच करता है, और यही कहा है पोर्टर लॉलर ने, तो बिल्कुल सही है। कह रहा ऑल इंडिविजुअल्स हैव ए कॉमन नीड्स, डिजायर्स एंड गोल्स। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर सबकी नीड कॉमन होती, अगर सबका डिजायर कॉमन होता, तो भाई साहब ये एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड, सेटिस्फैक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात ही नहीं होती, है ना। तो ये हो जाएगा गलत, लेकिन नॉट ट्रू बोला है ना, तो गलत गलत कट गया, आंसर क्या होगा? सही यही होगा, है ना। ट्रू बोलता तो ये तीनों सही हो जाता, अगर गलत बोल दिया तो आंसर यही होगा। ठीक है, चलो अब देखो मेजर अजम्पशंस दिए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा पैराडाइम सजेस्ट दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस शेप करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर्स को, ये अजम्पशंस है उनका, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? कह रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग व्हेन वन पर्सन परसीव्स और जज on the basis of characteristics of a group, ethnicity or social strata of another person, it is known as। देखिएगा जब भी कोई पर्सन किसी ग्रुप को जज करने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए सर, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। ठीक है, आइए कह रहा है इन अ फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स बेसिस द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट इज बोर्न बाय द फैक्टर। बात तो ठीक कह रहा है ये, ठीक है, तो ये तो बात ठीक कह रहा है, मतलब ये सही, ये इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा, है ना। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है, तो इसमें आंसर इसका नहीं होगा। तो ये कंफ्यूज मत करिएगा, सिंपल सा बात रहिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब बोलेगा विच इज नॉट ट्रू,
तो नॉट ट्रू मतलब कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है वो छाट लीजिए और उसी में बैठा दीजिए। अब देखिए कैसे छाटेंगे, ये तो सही है ना, तो ये तो इसके लिए आंसर नहीं होगा, पहला नंबर सही है तो इसका आंसर नहीं होगा। जिसमें पहला 1 1 नंबर है उसको हटा दीजिए, ये गया और ये गया, बात खत्म। जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए 2 दोनों में है तो उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर दोनों में से होगा तो 2 छोड़ दीजिए। थर्ड पढ़िए, कह रहा है डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर आर नॉन एज कॉल डिपॉजिट्स। ऐसा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कॉल CNT कॉल होता है नोटिस और टर्म मनी, ये होता है एक दिन के लिए, बिल्कुल नहीं होता है ये। तो ये क्या सर, ये गलत है, यानी कि 2 और 3 ये गलत है। 4 देख लीजिए, कह रहा फैक्टरिंग इज ए कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस अदर देन शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सही, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं पूछा ना, गलत पूछा ना, 2 और 3 गलत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए अब देखिए फैक्टरिंग क्या होता है, मैंने फैक्टरिंग की थोड़ी चर्चा करके रखी है। क्या होता है फैक्टरिंग? देखिए फैक्टरिंग भी एक तरह का ना मतलब प्रोसेस है जहां से आप क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। देखिए एक फैक्टर होता है, देखिए इस डायग्राम को समझिएगा, ठीक है। ये अब क्या है, मान लीजिए किसी के पास पैसे की जरूरत नहीं है, तो एक फैक्टर, फैक्टरिंग में क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो पैसा आपको दे देगा और आपके बिहाफ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कस्टमर किसी को पैसा ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है, किसी को पैसा दे चुका है और एट ए टाइम पे उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो कस्टमर क्या करेगा, फैक्टर के पास जाएगा, फैक्टर बोलेगा ठीक है हम तुम्हारे बिहाफ में जा रहे हैं, बैंक से पैसा लाके तुमको दे दे रहे हैं, लेकिन तुमको हम कम ही पैसा देंगे और तुम्हारे बिहाफ में हम उस क्लाइंट से पैसा रिसीव कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें। कह रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिकेटेड दैट वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लेबर मार्केट हैज डिक्लाइन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट जेंडर गैप इन इंडिया। तो भाई साहब ये पूछा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में औरतें कितना परसेंट काम करती हैं लेबर मार्केट में और आपके पुरुष कितना, दोनों का डिफरेंस पूछा है कि जेंडर गैप कितना है, ठीक है। तो जेंडर गैप है 50%, उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तब भी था। अभी का लेटेस्ट डेटा कहता है, देखिए डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट द एम्प्लॉयबिलिटी जेंडर गैप इन इंडिया इज 50.9%। याद रखिएगा कि जेंडर गैप अगर पूछ दिया है तो पूछ देगा कि सिर्फ वुमेन का कितना है 19.2% और सिर्फ मेन का कितना है 17.1%। डेटा देख लीजिए 9 जून 2023 का, इससे अपडेटेड डेटा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स रिक्वायर नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी शेयर होल्डर्स। तो बोल रहा है कैपिटल बजटिंग में कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भैया है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसमें आपको उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि इसका फॉर्मूला देख लीजिए, है ना। और डिस्काउंट रेट कट ऑफ रेट इज डिटरमाइन, यहाँ निर्धारित किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। आप इसको पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कह रहा है which one of the following is not the most important aspect of process of collective bargaining। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? दो, जैसे एक बात समझिए, कलेक्टिव मतलब दो लोग मिलके कलेक्ट करना है, मतलब दो लोग मिलके, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको, समझिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन की जब बात की जाती है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात होती है। एम्प्लॉय कौन? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कौन? जो काम दे रहा है। तो दोनों के बीच में किसी ना किसी बात पे ना झगड़ा हो जाता है। जैसे एम्प्लॉयर कम पैसे में काम करना चाहता है, एम्प्लॉय थोड़े से ज्यादा पैसे चाहता है, अपना हिस्सा चाहता है। अब इन दोनों के बीच में ना हो जाती है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, उसी को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों के हेड मिलते हैं, यूनियन का हेड और उसका हेड मिलते हैं और नेगोशिएशन कहते हैं, ठीक है। नेगोशिएशन करने को ही क्या कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। भाई तुम हमको इतना दे दो, तुम इतना दे दो, करते हैं ना वो चीज। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। तो नेगोशिएशन हम करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कंप्रोमाइज भी करते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन हम कभी नहीं करते हैं। हम ऐसा उनके साथ झगड़ा नहीं करते, क्योंकि भाई वही हमारे रोजी रोटी देने वाले हैं। कौन? हमारे एम्प्लॉय काम करने वाला है। तो ये आपका इसके लिए यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, नॉट बोला तो आंसर इज कन्फ्रंटेशन। चलिए अब अरे एक तो आपका प्रैक्टिकल, देखिए मैं प्रैक्टिकल का अलग से कराऊंगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो आइए इसको कर ही लेते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं दे नहीं रहा था।
चलो कोई बात नहीं, दिया है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड कंप्राइज 70% इक्विटी एंड 30% डेट। भाई साहब के कितना है 30%, केडी कितना है, सॉरी ये 70%, 30%, ठीक है। वेटेड एवरेज, ठीक है जी। चलिए नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, सॉरी सॉरी सिर्फ इक्विटी, ओके सॉरी, ये इक्विटी है और ये डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दिया हुआ है नीचे। देखिए कह रहा था डेट इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर हैविंग कूपन 10% पर एनम, 10% क्या है इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट। चलिए कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16, ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 16%। द टैक्स रेट कितना है इज 30%। तो क्या बोला था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, आइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या होता है W इंटू के ई प्लस W इंटू के डी। वेटेड एवरेज को W है ना, वेट बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो वेटेड कितना था सर 70% था, यानी कि 0.7। ये के कितना था सर, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए 16% दिया हुआ है सर, प्लस वेटेड डेट कितना था 0.3 यानी कि 30% था, और केडी कितना है सर, केडी तो नहीं दिया हुआ है तो केडी को पहले निकालिए। आइए केडी का फॉर्मूला क्या सर, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, है ना, यही होगा जी सर। तो इंटरेस्ट कितना है सर 10%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है सर आपका 30%, कितना हो जाएगा सर 10 इंटू 0.7 यानी कि कितना 7 निकल जाएगा जी सर। तो इस केडी के जगह पर हम कितना बैठा देंगे सर, हम बैठा देंगे 7, तो आ कितना जाएगा 16 7 112, 11.2 प्लस 7 21 2.1 यानी कि कितना 13.3%। यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। आइए फर्स्ट नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट चलें जी सर, आइए क्या कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में बैंकर रिफ्यूज पेमेंट अगेंस्ट अ चेक इशूड बाय अ कस्टमर। बोल रहा है भाई साहब बैंक जो है, ठीक है, कोई भी एक बैंकर कब पेमेंट रिफ्यूज कर देगा कि भाई हम चेक जो इशू करता है, कोई कस्टमर चेक इशू करता है तो किस वक्त में वो बोलेगा कि भाई इस चेक का कोई मतलब नहीं है, तुम घर जाओ, तेरा काम खत्म, हम पैसा नहीं देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो देखिए ये कब होता है। ठीक है, कह रहा है व्हेन अ बैंकर रिसीव नोटिस ऑफ कंज्यूमर इंसैनिटी, नहीं बिल्कुल नहीं। व्हेन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट प्रोहिबिट्स पेमेंट, जब भाई साहब कोर्ट प्रोहिबिट्स पेमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं। When a customer countermands payment, issue stop payment instruction, हाँ ये बात सही है कि जब कोई कस्टमर बोलेगा भाई साहब कि उसको इंस्ट्रक्ट कर देगा कि किसी को भी पेमेंट नहीं देना है, तब बैंक ये बात मानेगा, है ना, बाकी अब किसी का भी बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलें जी सर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। क्या है बिगेस्ट लिमिटेशन, आइए देखते हैं। कह रहा है इट इज ए यूजलेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल गलत। इट इज ए बेसलेस, क्या बात कर रहे हो यार, करंट परचेजिंग पावर को बेसलेस बोल रहे नालायक। कह रहा है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन देता है परचेजिंग पावर सीपीपी मेथड। कह रहा है it the upward revolution of assets by indexing them would be, obvious सी बात है, 3 गलत तो चौथा सही होगा ही, है ना। चलो छोड़ दो उसको, ज्यादा दिमाग में मत लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आंसर हो गया 4। ये आपका डिसएडवांटेज है, इसको लिमिटेशंस भी कहते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू फॉर्म ऑफ। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है जो 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है ना, एक तो प्रोजेक्ट था, एक था फंक्शनल, याद है आपको जब मैंने कराया था जी। तो आइए क्या कह रहा है, कह रहा ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर बेसिक टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन
आर कंबाइंड, दो डिपार्टमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसको मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैथमेटिकल अरेंजमेंट नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन और मैथमेटिकल से कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो गया क्या फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कह रहा है एज पर द मास्लो थ्योरी सच एज ए ट्रूथ, जस्टिस, विजडम, फाउंड हैप्पीनेस एंड हार्मोनी आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ ए पर्सन। बोल रहा है मास्लो की हायरार्की थ्योरी है ना, 5 थ्योरी थी है ना, तो सच्चाई, जस्टिस, विजडम, हैप्पीनेस, हार्मोनी किस नीड से रिलेटेड है? तो भाई साहब इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, है ना, जो लास्ट नीड होता है अपना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा जब सेलिंग प्राइस डिक्रीज करने लगेगा। ब्रेक इवन पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो भैया सेलिंग प्राइस अगर हम डिक्रीज कर देंगे, है ना, मान लो 10 रुपया में बेच रहे थे, अब 8 में बेचने लगेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो काम था भाई वो तो ऑब्वियस सी बात क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था। जी सर, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। कह रहा है अब आइए टेलर का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 8 फॉर्मेन, है ना, ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करी थी किसने, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने, जिन्होंने प्लानिंग और ऑपरेशन दो तरीके की बात बोली थी, 4 लोग प्लानिंग में होंगे, 4 लोग ऑपरेशन में होंगे। तो पूछा क्या, बोला विच ऑफ दीज फॉर्मेट ऑपरेट एट द शॉप लेवल। तो शॉप लेवल पे कौन कौन होंगे सर? शॉप लेवल पे एक तो स्पीड बॉस होंगे, गैंग बॉस होंगे और रिपेयर बॉस होगा और एक इंस्पेक्टर होगा। तो ये हो गया 3, 4, 7 और 8, किसमें है 3, 4, 7 और 8, यानी कि ये हो जाएगा 19 का 1 नंबर। इसको देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने करा रखा है ना। आइए ये देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है शांताराम रिसीव्ड 75,000 फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एज अ गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट। देखिए जी, इसका एक रूल है, सेक्शन 56 में कहता है इनकम टैक्स का कि उसमें तो बहुत सारे प्रोविजन है, बस एक सिंपल सा ये जान लीजिए कि जब भी आपको किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलेगा किसी ओकेजन पे, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। बस इतना ही जानना है। क्या जानना है, बाकी मैं कराऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि जब सेक्शन 56 कहता है कि जब भी आपको किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है किसी ओकेजन पर, शादी पे, बर्थडे पे, तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होता है। तो दैट इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए, है ना। चलिए कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एम्फसाइज दैट सिमिलर एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ग्रुप टुगेदर एंड अंडर वन मैनेजर। नहीं सर, ये जिसको डिवीजन नहीं होते हैं, कमांड कहते हैं, यूनिट ऑफ कमांड कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है टेलर एक्सपीरियंस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेड हिम टू डिफाइन क्लियर गाइडलाइंस इंप्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस ऑन द ह्यूमन डायनेमिक्स, वर्क डायनेमिक्स पे फोकस किया था, है ना, वर्क प्लेस पे, तो ये तो गलत, सॉरी ये गलत है। फिर लास्ट है द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एफर्ट्स वाज पिंग आयरन एक्सपेरिमेंट। जो एक पिंग आयरन पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, तो वो एक एक्सपेरिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें। बिल्कुल चलिए सर। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अकोमोडेशन बिल। आइए पहले अकोमोडेशन बिल को समझते हैं और नॉर्मल ट्रेड बिल को समझते हैं। देखिएगा कह रहा है नेचर क्या होता है, ट्रेड बिल इज ए बिल विच इज ड्रॉन फॉर ट्रांजेक्शन एंड परचेज सेल ऑफ बिल, ठीक है, और अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन फॉर हेल्प सम इन द हेल्प ऑफ मनी, जो हेल्प करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि ऑलवेज कंसिडरेशन ट्रेड बिल, और ये क्या होता है, मे नॉट बी कंसिडरेशन एज ए मे नॉट बी ए कंसिडरेशन फॉर अकोमोडेशन बिल, हमेशा नहीं हो सकता। तो आइए बस यही दोनों से आपका आंसर क्या होगा, बन जाएगा। कह रहा था ड्रॉई और द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज द प्रिंसिपल डेटर, नहीं ये तो नहीं होगा। कह रहा था पे इज द प्रिंसिपल डेटर, हाँ पे क्या हो सकता है, प्रिंसिपल डेटर हो सकता है। द ड्रॉअर एंड द एक्सेप्टर आर मेयरली सिक्योरिटी, तो ये क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए।
कह रहा है which one of the following statement is true regarding the Hawthorne study। सर Hawthorne स्टडी कौन दिया था? सर अल्टन मायो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। उन्होंने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात करी थी कि भाई जितना वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे उतना, सॉरी मोरल को बढ़ाओगे उतनी ही वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा ट्रू है? द वर्कर्स मोरल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज द सुपरवाइजर लीडरशिप स्टाइल। ये बात, यही बात तो इन्होंने कही है कि भाई वर्कर्स की मोरल को जितना बढ़ाओगे उतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कह रहा दूसरा, द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी हैड वेरी लिटिल इंपैक्ट, नहीं वेरी लिटिल इंपैक्ट नहीं था, ज्यादा था। इकोनॉमिक इंसेंटिव वर फाउंड टू बी द मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विद, नहीं बिल्कुल नहीं। ट्रीटिंग वर्कर्स एंड डिग्निटी रिस्पेक्ट वाज फाउंड टू हैव अ वीक कोरिलेशन टू प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है। चलिए तो आंसर फर्स्ट था। 24 नंबर क्या रहा है? द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेस्ट रिप्रेजेंट दी। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या मतलब होता है कि आसपास के जो लोग रहते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की आसपास की क्लाइमेट की। तो देखिए पहला कह रहा है प्रॉब्लम्स इमर्ज्ड बाय डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो प्रॉब्लम एमर्ज हुए उससे कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और इन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बिल्कुल नहीं। कह रहा है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन से क्या मतलब है भाई ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में? ह्यूमन इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन, हाँ जो ह्यूमन के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है ना, आसपास के जो लोग हैं उसका इन्वायरमेंट कहलाता है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो आंसर इज 4। बात समझ में आई? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। जी सर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू एडाई regulation 2016, the life insurance corporation of India is required to hold not less than 25% of the investment asset in the form of। अब देखिए बोल रहा भाई साहब एडे जो आपके रेगुलेशन किसका है? इंश्योरेंस के लिए, है ना, मेन रेगुलेशन यही है। और इन्होंने बोला जो 2016 का रेगुलेशन है उसके हिसाब से कि कितना परसेंट अमाउंट, 25% से कम अमाउंट, नॉट लेस देन, मतलब 25% से कम नहीं होना चाहिए। कौन सी एजेंसी ऐसा कर रही है? कौन सी सिक्योरिटीज पे ऐसा रखा गया है? तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटीज आप ये कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 25% रखना पड़ेगा, उससे कम पे आपका काम नहीं चलने वाला। तो आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आइए कह रहा है 26 is an agreement with the union that a worker must be the member of the union at the time of recruitment and that employment is terminated as soon as workman ceases to be member of the union। तो बोल रहा भाई साहब एक ऐसा एग्रीमेंट है ना, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां यूनियन के साथ, ठीक है, यूनियन के साथ वर्कर क्या है उसका हमेशा रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी रहे और जब वो जाए, जब टर्मिनेटेड हो तो वह उसी मतलब उसी जॉब के साथ वो टर्मिनेटेड हो जाए, ठीक है। ये इस बात कह रहा है। तो इस तरह के शॉप को क्या कहा जाता है? तो आइए पहले 4 तरह के शॉप की चर्चा करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये कौन सा शॉप है, ठीक है। मेरे एक सिंपल सा ऐसा बात समझिए, एक दुकान खोल के रखा, उसमें कोई काम करने आया, वो बोला भाई साहब जब तक रहेंगे आप ही के पास रहेंगे, नहीं तो आपका दुकान बंद होगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं क्लोज शॉप और उसका आंसर क्लोज शॉप ही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्लोज शॉप क्या कहा। कह रहा है एंटरप्राइज इन विच एम्प्लॉय मस्ट बिलोंग टू द यूनियन बिफोर दे कैन बी हायर्ड एंड मस्ट रिमेन इन द यूनियन आफ्टर दे हायर्ड। तो बोल रहा है यूनियन मतलब हायरिंग से पहले भी वो यूनियन का हो और हायरिंग के बाद भी यूनियन का हो, तो उसको बोलते हैं क्लोज शॉप। यूनियन शॉप क्या हो गया? एन एंटरप्राइज इन विच एम्प्लॉय मस्ट बिलोंग टू द यूनियन आफ्टर दे आर हायर्ड एंड कंप्लीट ए प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहा है ऐसा एंटरप्राइज और एम्प्लॉय जो यूनियन जो हायर करने के बाद का भी यूनियन का हो और वो पीरियड जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है उसको कंप्लीट करे। एजेंसी शॉप का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा एंटरप्राइज जिसमें एम्प्लॉय पे करे क्या इक्विवेलेंट ऑफ यूनियन ड्यूज वेदर दे चूज टू डू टू और नॉट टू बिलोंग टू द यूनियन आफ्टर दे आर हायर्ड एंड कंप्लीट ए प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसको बोलते हैं एजेंसी शॉप। एंड ओपन शॉप बोलते हैं जहां पे इसको ओपन मर्जी है, जहां रहना है वहां रहो। देखो एन एंटरप्राइज इन विच एम्प्लॉय आर नेवर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ए यूनियन, बोल रहा है जहां पे यूनियन को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड पे इक्विवेलेंट यूनियन ड्यूज इफ दे चूज नॉट टू बिलोंग टू द यूनियन, और बोल रहा है कि आप यूनियन के ड्यू को पे कर दीजिए अगर आपको यूनियन में नहीं रहना है तो यहां जो सवाल पूछा गया है वो सवाल पूछा गया है कि एग्रीमेंट हम क्या करेंगे यूनियन के साथ भी हैं, है ना, और खत्म भी जब होंगे जब यूनियन खत्म होगा। तो इसको बोलते हैं
क्लोज स्टॉप। ये चारों रट लीजिएगा, जब एक से आया तो इससे भी आ सकता है। आइए कह रहा है एज पर द हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मोटिवेटर। एक बात बताइएगा, ठीक है, हर्ट्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर थ्योरी क्या बोलती है? सर एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा और एक मेंटेनेंस फैक्टर होगा। मेंटेनेंस फैक्टर वो फैक्टर जिसके बिना एक वर्कर रह नहीं रह पाएगा, जैसे सैलरी, है ना। लेकिन मोटिवेशन फैक्टर वो फैक्टर होगा जिसके बिना भी काम चल सकता है। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इंसेंटिव, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी है जो उसकी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात ही इन्होंने नहीं करी है, तो पहला यही हो जाएगा आपका आंसर। रिकॉग्निशन प्रेज वर्क की बात करी है, मीनिंगफुलनेस वर्क की बात करी है, ग्रोथ और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करी है, इंटरपर्सनल रिलेशन की बात नहीं की गई है। आइए चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। कौन सा बैंक नेशनलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आइए देखिए कह रहा है रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक। तो यही तो, इसमें क्या है, रिडक्शन होना कॉस्ट इंटरमीडिएशन में, सर यही पार्ट नहीं है, बाकी और देखिएगा पार्ट होगा। फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू नेग्लेक्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये मिला है, ठीक है। फाइनेंशियल रिकमेंडेशन मिला है ना जी, जैसे अगर आप बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उस समय फाइनेंशियल एकोमोडेशन बहुत सारे लोगों को मिला था, बहुत सारी फैसिलिटीज मिली थी। जो जिसको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया था ना, वैसी सोसाइटीज को भी कंसीडर किया गया था। थर्ड नंबर का अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में जो जो चीजें थी उस पर एडुकेट किया, ये भी बात थी, और एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस ये भी किया गया। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं कौन सा अचीवमेंट नहीं है, तो यही जो एक नालायक है कि रिडक्शन हुआ था कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन का, तो ये गलत बात है और यही इसका आंसर होगा। चलिए ILO हेडक्वार्टर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन, कहां, जेनेवा में, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद आ जाइए द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC वाज। सर ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही थे ना, कि जमनादास मेहता थे, कौन थे भाई, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फिक्स्ड कॉस्ट। सर प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स कॉस्ट हर बार लगता है, ऑफिस रेंट हर बार लगता है, डेप्रिसिएशन हर साल रहता है, तो कॉस्ट ऑफ बॉटल, हाँ सर ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये क्या, ये हो जाएगा इसका आंसर सही, यानी कि ये तीनों गलत, ठीक है। तो नॉट है ना, इस बात पे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में नॉट आ रहा है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नॉट कहने का मतलब आप जो सही है पहले उसको निकाल लेना। जैसे मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने फिक्स कॉस्ट को पहले निकाल लिया, तो ये भी फिक्स कॉस्ट था, ये भी था, ये भी था, मतलब कौन सा नहीं था, ये वाला डी, ये था वेरिएबल कॉस्ट, और यही मेरा इसके लिए आंसर हो जाएगा। वैसा मत करना कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं तो ये गलत हो गया, बाकी कंफ्यूज करते रहना, नहीं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो कह रहा है which of the following negotiable instrument can be made payable to the bearer on demand under the law। तो भाई साहब लॉ के हिसाब से सिर्फ चेक होता है जो आप क्या कर सकते हैं, पेबल टू दी बियरर है, मतलब जो कोई लेके भी आएगा तो उसको भी आप क्या करेंगे, पैसा देंगे। होता है ना चेक हम किसी और को देते हैं तो भी पैसा मिल जाता है बैंक से जी, तो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको पे करेंगे, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि मेरे द्वारा जो बिल आएगा उसको पे किया जाएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। A promissory note cannot be made payable to the maker himself, while the drawer and payee of a bill may be the same person। देखो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट खुद, अब हम प्रॉमिस किए कि हम आपको पैसा पेमेंट करेंगे तो हम ही थोड़ी रिसीव कर लेंगे पेमेंट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेबल टू द मेकर, जो बनाने वाला है उसको कभी पैसा नहीं मिल सकता, और जो इसमें क्या बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल लिखता है उसको भी पैसा मिल सकता है। तो आंसर इज फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है is the process of acquiring, training, appraising, compensating employees and attending to their health and safety concern that is called human resource management। HR हम क्या करते हैं, HRM में यही करते हैं, हम एक्वायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेज देते हैं, कंपनसेट करते हैं, सारा काम तो करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए
कह रहा विच इज नॉट द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ नेशनल लेवल, कौन सा नहीं है, है ना? तो भाई स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज है, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, ये बिल्कुल नहीं है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये है। तो आंसर ये, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, यही थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इज द पर्सन अपॉइंटेड वॉलंटरली इफ द डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड बाय कंसीलिएशन। तो भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलें। कह रहा है इन द करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर एज ए नॉन मॉनेटरी आइटम। अब बताइए नॉन मॉनेटरी आइटम, अरे यार ये तो सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन, इसको पैसा वाला आइटम थोड़ी कंसीडर करेंगे। लोन टू एम्प्लॉइज कैश वाला बात हो जाएगा, ये सही है, कैश ऑन हैंड हो जाएगा, ये सही है, और रिफंड डिपॉजिट ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो नॉन कैश मॉनेटरी आइटम ही होगा। तो ये सही, ये सही, ये सही, यानी इसके लिए सही क्या, इसके लिए ये सही, बाकी तीनों गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन द क्लाइंट इंपोजेस such restrictions which affect the scope of the audit, the auditor should issue an। देखिए 4 तरीके की ओपिनियन एक ऑडिटर देता है जब ऑडिट करता है। 4 तरीके में क्या क्या सर? सबसे पहला होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है? ऐसा ओपिनियन जहां हल्का फुल्का गलती पाया गया, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद है अनक्वालिफाइड, जहां बिल्कुल भी गलती नहीं पाएगा, सारा चीज सिस्टम तरीके से हो। एडवर्स, एकदम वाहियात, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, पूरा फेक है। और डिस्क्लेमर में होता है कि भाई साहब सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन अच्छे तरीके से उसने सेट नहीं करा। आइए एक एक करके मैं इसको पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। तो ये क्या बोला है, when the client imposes such restrictions which affect the scope of the audit, ऑडिट का स्कोप थोड़ा बहुत खत्म हुआ है, then the auditor should issue, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब गलती मिल गया है इसको। तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन यहां आपको मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाता हूं। अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या हुआ? क्लीन ओपिनियन जिसको बोलते हैं, जहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर्स एंड ओमिशंस, मतलब यहां पे जो भी चीजें बनाई गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया गया, वो बिल्कुल सही है, और यही होता है जो पूरी तरह से सही करेक्ट होता है। आइए क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है देखिएगा। कह रहा फाइनेंशियल फेयरली प्रेजेंट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लेकिन कुछ गलतियां हुई हैं। देयर आर सम मेजर एक्सेप्शंस टू द अकाउंटिंग रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस थे, उस रूल को नहीं ध्यान दिया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली प्रेजेंटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिखाया गया है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, लेकिन कुछ रूल को ध्यान नहीं दिया गया। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, है ना, फेयरली प्रेजेंटेड। और उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग, जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट ही पूरा गलत बना दिया है। देयर आर मटेरियल एंड परवेसिव इश्यूज इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो तो बहुत तरीके से गलत है। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसरिप्रेजेंटेड और मिसस्टेटेड, मतलब बहुत गलत तरीके से 10 लाख का बैलेंस एसेट को 50 लाख दिखा दिया है, ऐसा वाला तो इसको बोलते हैं रॉन्ग एडवर्स ओपिनियन। और डिस्क्लेमर बोला जाता है जहां पे ऑडिटर्स आर अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिटर देखता है, बोलता है बेटा इतना घपला किए हो, इतना घपला किए हो कि हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बाय बाय। तो इसको बोलते हैं ऑडिट्स ओपिनियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, सर यही वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हम स्ट्रेट लाइन पे लेते हैं तो 60,000 का अगर एसेट है तो अगर 10 साल के लिए होगा तो हम 6-6 हजार रुपया हर साल लेते हैं, और यही तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है अभी बताओ तो? फिक्स्ड वाला ये होता है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल नहीं है, यानी कि फिक्स्ड का है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। भाई साहब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा चीज सही नहीं है? आइए उसको देखते हैं कौन सा सही नहीं है ना। कह रहा इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही नहीं है, ये तो सही है। इट इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स सेविंग ऑन बॉरोड कैपिटल, ये भी सही है। इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, क्या बात कर रहे हो यार, इसको भी इंक्लूड करता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होता है ना जी सर। इट इज एवरेज ऑफ ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग ऑन कैपिटल एंड बॉरोड कैपिटल, तो ये ऑन कैपिटल ही तो रिटेन्ड अर्निंग से तो होगा कैसे नहीं, तो ये भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। इसलिए मैं देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसा क्यों करता हूं, आपको लग रहा होगा कि यार 1 2 3 सही किया, इसको गलत किया और फिर लास्ट में इसी को आंसर सही कर दे रहा है।
ये बहुत अच्छा तरीका है। पता है क्यों? मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कौन सा सही है। तो मैंने देखा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा गलत है, और यहां पूछा है कि गलत कौन सा है, तो इसीलिए मेरा आंसर यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ये लीजिए, बात समझ में आई? तो नॉट ट्रू बहुत कंफ्यूज करता है, बट आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।